एजुकेशनल वीडियो है जो टोटली टेक्निकल बेस्ड है, मतलब जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जिनकी हो चुकी है या फिर जो इस फील्ड में काम करते हैं या फिर इस फील्ड से थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। सो हमारा जैसे टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है कंस्ट्रक्शन, किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है, फिर कमर्शियल बिल्डिंग का है, या फिर कोई ब्रिज है, या फिर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, सिविल वर्क से रिलेटेड। तो उसमें कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है लोड बेरिंग, देन होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, और देन होता है कंपोजिट। कंपोजिट में लोड बेरिंग प्लस फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और साथ में उसकी हम कुछ फोटोज देखेंगे कि एक्चुअली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है, देन फ्रेम स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है, और कंपोजिट स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है और कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और मेनली देखिए, सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चरल जो होते हैं उसमें बहुत सारे मॉडल्स जैसे कि कंक्रीट, फ्रेम, शेल, मेंबर, ट्रसेस, केबल एंड आर्चेस, सरफेस स्ट्रक्चर एंड मेनी अदर्स, ठीक है। और जो इसका जो डिस्टिंग्विश या फिर इसका जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन किया गया स्ट्रक्चर का, वो उसके मटेरियल, उसका प्रॉपर्टी और किस तरह से वर्क करता है, वो सब चीज के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि उसके नाम में कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर खुद पूरी तरह से लोड बियर करता है, मतलब ट्रांसफर करता है या फिर लेता है, ठीक है। जैसे कि जिसको डिटेल में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है, मैं शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे कि ये एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये टोटली जैसे कि ये जो बॉटम का स्ट्रक्चर है वो पूरे टॉप का लोड कैरी कर रहा है, मतलब इसमें कोई अलग से मेंबर नहीं है लोड कैरी करने के लिए। मतलब इसका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो खुद का लोड ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, सॉइल तक, ठीक है। और नॉर्मली ये जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है ये पुराने टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता था, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेम स्ट्रक्चर का कुछ उस तरह से इवोल्यूशन नहीं किया गया था, या उसको कोई उसको मॉडिफाई नहीं किया गया था फ्रेम स्ट्रक्चर में, जैसे कि कॉलम बीम या फिर कुछ राफ्ट या फिर कुछ पिलर्स, ये सब चीजें होती है लोड फ्रेम स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये नॉर्मली लोड कैरी करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ब्रिक्स वगैरह यूज की जाती है वो नॉर्मली सिर्फ उसको पार्टीशन के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर वो ब्रिक्स है या फिर कोई स्टील है या फिर कोई और मटेरियल उसमें यूज किया जाता है फ्रेम स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि दी वॉल ट्रांसफर द लोड टू दी अंडरलाइंग सॉइल थ्रू दी वॉल फुटिंग सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर 2 to 4 स्टोरी। मतलब ये नॉर्मली 2 से लेकर 4 फ्लोर तक की जो फ्लोर की जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए ये कैपेबल है, उनके लिए ये सेफ है। मुझे तो लगता है कि 2 फ्लोर के ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड स्टार्टा अवेलेबल है आपके पास में फाउंडेशन के पास में तो ठीक है, नहीं तो बहुत रिस्की होता है। और नॉर्मल जो पुराने जो स्ट्रक्चर होते थे का मतलब यहाँ से कुछ 200-300 साल पुराने, तो नॉर्मली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। आज भी बहुत से ऐसे विलेजेस है इंडिया में कि जहाँ पे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर अभी भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्रेम स्ट्रक्चर थोड़ा कॉस्टली होता है, उसमें रेनफोर्समेंट वगैरह यूज किया जाता है, कंक्रीट वगैरह यूज किया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी कॉस्टली जाता है, ठीक है। देन जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दी वॉल फुटिंग आर बिल्ड डायरेक्टली ऑन द हार्ड लेवल व्हाइल द स्ट्रक्चर इज एडॉप्टेड वेयर हार्ड स्टार्ट आर अवेलेबल एंड शॉलो डेप्थ। मतलब कि जैसे अभी मैंने कहा कि जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, हार्ड मटेरियल अवेलेबल है लोड ट्रांसफर के लिए ग्राउंड के नीचे में, और वे भी शॉलो डेप्थ। शॉलो डेप्थ मतलब कि करीब करीब, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 5 फीट से कम अगर है, या फिर 1 मीटर से लेकर 5 फीट के नीचे में अगर से कम अगर आपकी डेप्थ में डाटा अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे उसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके अगर एडवांटेज देखेंगे तो देखिए, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड हाईली ड्यूरेबल एंड सॉलिड, ठीक है, हाईली ड्यूरेबल एंड सॉलिड होता है। और देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है हाई फायर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें टोटली ब्रिक यूज किए जाते हैं, तो उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि जो रेड ब्रिक्स होती है उसको बर्न करके उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसके बाद उसको अपन अपने स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ठीक है। देन मेसनरी यूनिट आर अवेलेबल इन वेरियस कलर एंड टेक्सचर विच गिव द फ्रीडम ऑफ द क्रिएटिविटी। हाँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो मेसनरी जो होती है ब्रिक्स, जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, वो वेरियस कलर और टेक्सचर में अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से अपन अच्छी क्रिएटिविटी बना सकते हैं, अच्छा कुछ नया बना सकते हैं। दिन स्ट्रक्चर डू नॉट रिक्वायर एडवांस प्रिपरेशन, देन दे आर then tools and equipment used for the masonry construction are simply and cheap। इसमें क्या है, इसमें मतलब आपको सिर्फ
मतलब जिसकी जो ब्रिक की जो जुड़ाई होती है, ठीक है, वो जुड़ाई चलते हुए मतलब उसको कंटिन्यू बॉन्डिंग उसकी बनाते हुए अपने को चलना है। बाकी यहाँ पे ना तो अपने को ज़्यादा कुछ हेवी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगता है ना कुछ, ठीक है। देन डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज देखा जाए तो काफ़ी सीरियस डिसएडवांटेजेस, जैसे कि स्ट्रक्चर परफॉर्म पुअरली ड्यूरिंग अर्थक्वेक एक्शन, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। देन देयर कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय आर मोर लेबर, हाँ क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की मतलब जो लेबर की उसकी ज़्यादा जरूरत होती है। देन मेसनरी कंस्ट्रक्शन इज स्लो, स्लो तो होता ही है क्योंकि आप जैसे कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर में जो अगर आप एक एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, आप नॉर्मली 10 से लेकर 15 दिन में इजीली एक 1500 या 2000 स्क्वायर फीट तक की बिल्डिंग का कॉलम खड़े करके स्लैब उस पे सेंटरिंग ठोक के आप ऊपर में कंटिन्यू जा सकते हैं स्लैब बनाने के लिए। इसमें वैसा नहीं रहता, आपको ब्रिक का टोटल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ब्रिक वो करना पड़ेगा, फिर आपको कंस्ट्रक्शन स्लैब करना पड़ेगा, फिर थोड़ी उसको स्ट्रेंथ गेन करने के वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ऊपर का फ्लोर कंस्ट्रक्ट, इस तरह से डिले होता है। देन दे कंज्यूम लार्ज नंबर ऑफ मेसनरी यूनिट, इसमें मेसनरी जो मतलब जो ब्रिक्स होती है वो ज़्यादा यूज होता है। द कॉस्ट ऑफ द टोटल मेसनरी यूनिट यूज टू कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर इज अनरिलायबल, ठीक है। देन स्ट्रक्चर हैज मोर वेट, वेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता है कि जो एक जो ब्रिक होती है वो नॉर्मली 3 से लेकर 3.5 या 4 किलो तक के बीच में होती है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है उसका। देन थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर आर वेरी पुअर। देन फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर में भी 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर, टिम्बर स्ट्रक्चर एंड देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इन दिस फ्रेम स्ट्रक्चर द लोड इज ट्रांसफर टू द अंडरलाइंग सॉइल थ्रू द फ्रेम ऑफ स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग, मतलब अंदर से एक मेंबर बनाए जाते हैं जो स्पेशली वो लोड कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि जो लोड होता है वो स्लैब टू बीम, देन बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग और फुटिंग टू देन सॉइल, इस तरह से ट्रांसफर होता है। उसके एक स्टेप्स होता है अच्छे से, और जो अंदर में उसके ब्रिक्स यूज किया जाते हैं, अदर मटेरियल यूज किया जाता है, वो सिर्फ पार्टीशन पर्पज यूज किया जाता है, उसका कोई पर्पज ये नहीं रहता कि लोड कैरी करना वगैरह, वो सिर्फ पार्टीशन के लिए होता है, ठीक है। लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, द लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर मटेरियल मोस्ट ऑफ्टन वुड और रेक्टेंगुलर स्टील ट्यूब और चैनल, while pieces of wooden are usually attached to faster nails or screw steel pieces are attached to nulls and bolts, ठीक है। देन दी नेचुरल बिल्डिंग स्ट्रॉ बेल्स जॉब, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता, और इसमें क्या होता है जैसे कि देखिए इसमें ब्रिक की तरह मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता, आउटर आउटर से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और बीच में जो पार्टीशन मेंबर है वहाँ पे आयरन स्टील वगैरह जो स्टील की जो टीन वगैरह होती है वो यूज़ की जाती है यहाँ पे पार्टीशन के लिए, इसमें ब्रिक वगैरह यूज़ नहीं की जाती है। और ये इतना कुछ ज़्यादा हेवी या वेटेड नहीं रहता, ठीक है, जितना ब्रिक का स्ट्रक्चर रहता है। देन टिम्बर स्ट्रक्चर भी काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, और जब ब्रिक वगैरह आने की थी या फिर जो स्ट्रक्चरल मेंबर है जैसे स्टील वगैरह इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी उस टाइम पे नॉर्मली टिम्बर स्ट्रक्चर यूज़ किया जाते थे। और काफ़ी ड्यूरेबल होता है, मजबूत होता है, और इसकी स्पेशलाइज होता है, मतलब कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आप ऐसा नहीं कि किसी भी पेड़ का किसी भी प्लांट का यूज़ या टिम्बर का यूज़ कर लेंगे, आपको एक स्पेशलाइज टिम्बर यूज़ करना पड़ेगा जो सब रजिस्टर अच्छी उसमें क्वालिटी होती है, और हर तरह के मौसम में हर तरह की रजिस्ट्रेसी को किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर को डीकम्पोज के लिए उसको इजीली फेस कर सकता है, ठीक है। सो इसमें नॉर्मल टिम्बर यूज होती है, और ये जो होता है बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए कितने सारे इसके मेंबर्स होते हैं, किस तरह से उसको एक अच्छा परफेक्शन एक परफेक्शन बहुत होना जरूरी है इसमें, ठीक है। एक छोटी सी गलती आपके स्ट्रक्चर में बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो सकता, थोड़े बहुत तो इशू होते हैं, ब्रिक स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत इशू आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं कर, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेके कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। हम आपको बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो डिटेल में डाटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, और काफ़ी एडवांस और फेमस स्ट्रक्चर है फिलहाल में, और काफ़ी सालों से इसको रेगुलर यूज़ किया जा रहे हैं। अभी इसमें भी नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, और नए नए तरह के टेक्निक से और भी इसमें अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ इंक्लूड करने की, या फिर इसको किस तरह से फास्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सब चीज़ों में नए नए डेवलपमेंट इसमें चल रहे हैं, ठीक है। आरसीसी में क्या होता है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर यूज इन अ मॉडर्न बिल्डिंग एज इन कंक्रीट दैट कंसिस्ट ऑफ स्टील बार और रेनफोर्समेंट। आरसीसी स्ट्रक्चर में जैसे अपने को पता है, जैसे अपने बॉडी में हड्डियों का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो पूरा अपने बॉडी का जो लोड है या फिर जिसको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो अपनी हड्डियों की वजह से मिलती है। सेम आरसीसी स्ट्रक्चर में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है एक्चुअली उसके रेनफोर्समेंट बार होती है, रेनफोर्समेंट बार की वजह से स्ट्रक्चर में एक जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो जो रेनफोर्समेंट जो रहता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को पूरी तरह से उसको मतलब उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना उसकी काम है,
और देन जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो पूरी तरह से कंक्रीट प्रोवाइड करता है। कंक्रीट में 3 तरह के मटेरियल होते हैं, सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट, ठीक है। और आरसीसी फोर्थ रेनफोर्समेंट, ठीक है। देन इसमें वेरियस मेंबर होते हैं जैसे कि बीम, कॉलम, फुटिंग, और ये सब स्ट्रांगली रेनफोर्समेंट होती है। इसमें पूरी तरह से रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। फुटिंग में भी रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। और इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट करते समय हमें बहुत सारी तरह की चीज़ों का ये मतलब कि स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि डेड लोड कितना है, देन लाइव लोड कितना है, डायनामिक लोड कितना, वाइंड लोड कितना, अर्थक्वेक लोड। और ये जो स्ट्रक्चर होता है अर्थक्वेक लोड को या फिर अर्थक्वेक का जो अटैक होता है, जो उसके उसको रेजिस्टेंस करने की इसकी बहुत जबरदस्त कैपेसिटी होता है और बहुत अच्छे से इसको रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत हाई रेज बिल्डिंग होती है, और इसमें कंटिन्यू इसमें स्टडी कर करके जो हम ह्यूमंस हैं इन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर अभी इसमें, और काफ़ी हाई रेज बिल्डिंग मतलब कि 80 स्क्वायर फीट, 90 स्क्वायर फीट या 100 या उससे बड़े स्क्वायर फ्लोर की बिल्डिंग्स अभी कंस्ट्रक्ट करना चालू है ओवरऑल वर्ल्ड। देन एडवांटेज अगर देखिए तो कॉलम एंड फुटिंग आर कॉम्प्रेशन मेंबर ऑफ द फ्रेम, और जो बीम होते हैं वो हमारे टेंशन मेंबर होते हैं। देन वॉल डू नॉट कैरी द लोड एक्सेप्ट देयर ओन वेट which is transferred to the beam on which they are supported. The wall are save purpose including structure. Then this type of structure of multi-story more than 100-story building can be constructed, जैसे मैंने भी कहा था। Then frame structure using the reinforced concrete और स्टील, उसके सिवा हम reinforced स्ट्रक्चर नहीं बना सकते स्टील की सिवा। कंस्ट्रक्शन स्पीड इज फास्टर देन द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, जी बरोबर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है उससे आप कई गुना फास्टली कंस्ट्रक्शन करके आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो एम जो भी आपका एम है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं कम टाइम में। देन इफ रिजिड वायर आर नॉट अवेलेबल एट कंसिडरेबल डेप्थ, देन फाइल फाउंडेशन और रैप फाउंडेशन में भी एम्प्लॉय और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। अगर आपका पास में अगर जो आप जहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे जहाँ पे प्रोजेक्ट है आपका, वहाँ पे आपको अगर शॉलो डेप में या फिर कम डेप में अच्छी स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो आप पाइल फाउंडेशन और रैप फाउंडेशन करके ये जो आपकी जो स्ट्रेंथ जो आपका इशू है कि हार्ड स्टार्टर नहीं है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, स्पैन ग्रेटर देन 40 फीट कैन कॉजेज द लैटरल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन सीधी सी बात है, एक हर स्ट्रक्चर का कुछ ना डिसएडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, लेकिन इसमें भी अभी इसमें भी रिसर्च चालू है, और आने वाले टाइम में शायद इसको भी जो हमारे इंजीनियर्स है उसको इस प्रॉब्लम को भी जल्दी सॉल्व आउट कर लेंगे। देन आता है कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर मतलब कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर का कंपोजिशन होता है, जैसे आप फोटो में दिख रही है, सिंपल सा है। इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स करके एज पर द रिक्वायरमेंट उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और यह बहुत सी जगह पे इंडिया में तो नॉर्मली बहुत जगह पे इसको यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पज होता है, गोडाउन होते हैं, बहुत से रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में भी इसको यूज किया जाता है। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इंडिया में मैक्सिमम जगह पे ये कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज होता है, कि जिसमें ब्रिक और जो अपना लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है सॉरी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, इसको कंबाइन करके एट अ टाइम दोनों मिलके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें अच्छी बॉन्डिंग मिलती है। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपोजिट स्ट्रक्चर आर हाईली रेजिस्ट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लाइटर वेट देन ट्रेडिशनल मटेरियल, so structure made of composite they are easy carry and install. Then this type of structure are flexible engineering that can design structure according to their requirement. जैसे मैंने कहा कि एज पर रिक्वायरमेंट आप जो चाहे उस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में हार्ड स्टार्ट अवेलेबल है और आप अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर यूज करना चाहे तो आप कर सकते हो। आपके पास स्टार्ट अवेलेबल नहीं तो आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आप आरसी जा सकते हैं, टिम्बर स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, या फिर आप लाइट वेट स्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं। देन डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर, दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज हाईली इकोनॉमिकल, इट रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर द कंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल, इसमें आपको स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। वही आप अगर डिफरेंस देखते हैं तो सॉइल कंडीशन, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर हार्ड स्टार्टर, फ्रेम स्ट्रक्चर आर सुटेबल ओनली फॉर एनी टाइप ऑफ एनी डेप्थ। देन कंपोजिट स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द हार्डनिंग वायर रिक्वायर्ड एट शॉलो डेप्थ। देन फ्लोर स्पेस देखेंगे तो इसकी फ्लोर स्पेस जो होती है लो फ्लोर एरिया इज अवेलेबल ड्यू टू द थिक ऑफ वॉल। इसमें जो फ्लोर स्पेस होती है कम अवेलेबल होती है। Then more floor area are available due to the season and the intermediate floor area is available. Then height, up to 4 story are allowed. Multi-story construction is possible, mostly 2-story structure. Then time, slow and time consuming construction, less time required than intermediate time is required. Economy, affordable up to 2 story, then economical for the multi-story floor and less expensive than frame structure.
देन फ्लेक्सिबल इन प्लानिंग, लेस फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि आपको क्या होता है, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है आपके स्ट्रक्चर में, अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो आपको बहुत इश्यूज आएंगे, आप उसको इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते। वही आप अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में जाते हो तो बहुत इजीली आप कभी भी प्लानिंग चेंज कर सकते हो, कभी भी आप पार्टीशन चेंज कर सकते हो, कभी भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। देन इंटरनल अरेंजमेंट कैन बी मॉडिफाइड। कंक्लूजन अगर देखते हो तो देर आर जनरल थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन कंस्ट्रक्शन, द चॉइस डिपेंड ऑन द एक्सटेंडेड टाइप ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ द लोड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, साइन ऑफ, धनसा बिल्डिंग प्लानर।